हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन रिकरेंस रिलेशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा किसी रिकरेंस रिलेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं आपको कोई भी रैंडम रिकरेंस रिलेशन ला के दे दूँ तो उसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ वेल डिफाइंड कैटेगरीज हैं रिकरेंस रिलेशन की, जिनके लिए ऑलरेडी थ्योरम्स बनाए गए हैं। आपको उन थ्योरम्स को समझना है, उस कैटेगरी को समझना है, और एग्जाम में आपको पहले ये देखना होगा कि वो रिकरेंस रिलेशन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रिकरेंस रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं, तब आप समझ पाएंगे किन्हें सॉल्व करना आसान है और किन्हें सॉल्व करना एक्चुअली में टफ है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ऑर्डर या डिग्री का कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको थ्योरम्स बताऊंगा, उसके प्रूफ्स बताऊंगा। बिकॉज प्रूफ अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। नहीं तो अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे तो उसे आप भूल जाएंगे बहुत जल्द। प्रूफ अगर आप किसी चीज़ का पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले ऑर्डर या डिग्री का कंसेप्ट देखेंगे। आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन एंड डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन दोनों सेम चीज़ें हैं। दोस्तों, नेट पे बहुत सारी गलत वीडियो दी गई है जिसमें ऑर्डर एंड डिग्री अलग अलग बताया गया है। जब आप रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं तो इस दोस्तों पर्टिकुलर चैप्टर में दोनों चीज़ें सेम होती है। मतलब चाहे आप ऑर्डर बोले चाहे आप डिग्री कहें, दोनों सेम है। तो अगर आप केनेथ एच रोजन फॉलो करेंगे तो वहाँ पे हर समय डिग्री का वर्ड यूज़ किया गया है। किसी और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर यूज़ किया गया है। यहाँ पर दोस्तों दोनों चीज़ें सेम होती है। ये कोई दोस्तों पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स नहीं है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर का कंसेप्ट अलग होता है, डिग्री का कंसेप्ट अलग होता है, राइट। ऐसे ग्रुप थ्योरी में भी अलग अलग डिग्री एंड ऑर्डर का कंसेप्ट होता है। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिग्री एंड ऑर्डर दोनों को सेम माना जाता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं की जाती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ दोस्तों मैं प्रॉब्लम आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, वहाँ पर दोनों चीज़ें आपको सेम समझनी। जब मैं ऑर्डर बोलूँ डिग्री बोलूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। आइए मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर के कंसेप्ट को बताता हूँ कि ऑर्डर एक्चुअली में कहते किसे हैं। दोस्तों, ऑर्डर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर को दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन बेसिकली क्या बताता है कि आप किसी भी रिकरेंस रिलेशन की जो फॉर्मूला बना रहे हैं, जैसे आप an की अगर फॉर्मूला बना रहे हैं तो an को आप उससे कितने पीछे वाले टर्म से रिलेट कर रहे हैं, मतलब an को मैक्सिमम कितने पीछे वाले टर्म से रिलेट कर रहे हैं, वो जो होगा काउंट दोस्तों, वो होगा ऑर्डर। इसे मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं an को रिलेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह, an-2 प्लस 6 टाइम्स an-4। दोस्तों मेरे पास an है, an के जस्ट एक पीछे कौन रहेगा, an-1, उसके एक जस्ट और पीछे कौन रहेगा, an-2, फिर an-3, फिर an-4, राइट। तो दोस्तों an को मैं उसके पीछे चौथे वाले टर्म से रिलेट कर रहा हूँ, है ना। सबसे पीछे वाला कौन सा टर्म है, an-4, तो इसकी डिग्री दोस्तों है 4, समझ गए। दोस्तों इस तरह डिग्री जो होता है, या आप कह लीजिए ऑर्डर, वो हमेशा एक फिक्स इंटीजर रहता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल कभी नहीं हो सकता। ऑर्डर कभी भी n के टर्म में नहीं होगा। ऐसा ऑर्डर जो एक फिक्स्ड हो, जो एक कांस्टेंट हो, उसे हम डिटर्मिनेट ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर हमेशा निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। तो अगर निकालना पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि ऑर्डर इज डिटर्मिनेट, ओके। तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, an=an-1 प्लस an-2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैं an को उसके पीछे इसके दूसरे टर्म से रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा या डिग्री कितनी होगी, 2। और वैसे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे an=, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम an को रिलेट कर रहे हैं उसके पिछले थर्ड टर्म से, राइट। an, देन an-1, देन an-2, उसके बाद दोस्तों आएगा an-3। इसके थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सी an जो दोस्तों है और an-3 है, उसमें डिस्टेंस कितना है, 3 का, राइट ना, क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, an-2, an-1, तो ये an-3 थर्ड नंबर पे है, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। याद रखिएगा दोस्तों, ऑर्डर और डिग्री सेम होता है। आपको रेफरेंस बुक फॉलो करना है। कहीं से भी आप वीडियो उठा के देखने लगेंगे फन अकेडमी से तो आपको फिर ऐसे गलत मैसेज आएगा, ठीक है। कभी भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, तब आपको सही चीज़ें पता चलेंगी है क्या। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे मुझे लग रहा है पूरी तरह क्लियर है। तो कभी मैं ऑर्डर बोलूँ डिग्री बोलूँ, दोनों सेम है। अब यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम डिग्री या ऑर्डर नहीं निकाल सकते। अच्छा रुको, यहाँ पर दोस्तों अगर मैथमेटिकली बात करें निकालने की तो कुछ इस तरह निकाल सकते हैं कि जो सबसे छोटा टर्म है, यानी जो सबसे छोटा यहाँ पर सफिक्स है n-3, राइट। सबसे देखिए n है हमारे पास, n-2 है, n-3 है, सबसे छोटा कौन सा है, n-3। n-3 जो है, अगर उसको n से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3, ओके। तो इसका जो डिग्री या ऑर्डर है वो 3 है। वैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर n-2 को n से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, तो इसका डिग्री है 2, ओके।
तो अब मैं आपको वो सिनेरियो दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमें ऑर्डर निकालना पॉसिबल या डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं होगा। सो उसे हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट ऑर्डर, मतलब उस सिचुएशन में ऑर्डर इनडिटर्मिनेट है, हम निकाल नहीं सकते। सो देखिएगा इस एग्जाम्पल को, जहाँ पर पहली फॉर्मूला है an इक्वल्स टू an/2 और प्लस an-2। तो सबसे छोटा टर्म कौन सा है दोस्तों? n/2। ओके, मैं सफिक्स की बात कर रहा हूँ। तो n/2 ये सबसे छोटा है, ऑब्वियसली n-2 से n/2 छोटा है, और सबसे बड़ा क्या है n। तो सबसे बड़े से सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट करो, क्या आंसर आएगा? n/2। तो यहाँ पे दोस्तों वेरिएबल के टर्म में ऑर्डर मिल रहा है ना, तो ये इनडिटर्मिनेट है। इसे हम समझ सकते हैं कुछ इस तरह, देखिए अगर दोस्तों मैं n की जगह यहाँ पर 100 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा a100 इज इक्वल टू a50 प्लस a98, राइट। तो दोस्तों आप 100 को रिलेट कर रहे हो उससे 50 टर्म पीछे वाले टर्म से, राइट। a50 से 50 पोजीशन पीछे रहेगा। सो दोस्तों ऐसे ही अगर हम लोग n की जगह पुट कर दे 20, तो a20 का आंसर आएगा a10 प्लस यहाँ पर 18। ओके, तो आप a20 को रिलेट कर रहे हो दोस्तों उससे 10 टर्म पीछे, तो a20 को उससे 10 टर्म पीछे रिलेट कर रहे हो, a100 को उसको 50 टर्म पीछे रिलेट कर रहे हो। तो हर एक an के लिए अलग अलग ऑर्डर आ रहा है ना, तो इसलिए ऑर्डर वेरिएबल है हर एक टर्म के लिए, तो इसलिए इनडिटर्मिनेट है। समझ गए? वैसे दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए नेक्स्ट वाला, जहाँ पर आप देखेंगे an को मैं रिलेट कर रहा हूँ सबसे कौन से छोटे वाले टर्म से, an/3। मैं यहाँ पर जब छोटा कह रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस की यहाँ पर दोस्तों ये सफिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो n/3 सबसे छोटा है यहाँ पर, राइट। तो दोस्तों an/3 जो है यहाँ पे अगर आप सफिक्स देखेंगे n/3, n/2 और n/3 में कौन छोटा है? n/3, राइट। तो n/3 सबसे पीछे वाला टर्म रहेगा an से, तो n/3 जो है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे n से, तो आंसर क्या आएगा? 2n/3। अगेन ऑर्डर इज क्या यहाँ पर? वेरिएबल, इसलिए ऑर्डर क्या है? इनडिटर्मिनेट। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे मेथड है जिनके जरिए हम ये जो इनडिटर्मिनेट ऑर्डर दिख रहे हैं ना, इसे हम डिटर्मिनेट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इनके लिए जो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे ना उसी को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हम देखने वाले हैं। फिलहाल आइए मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप्स के रिकरेंस रिलेशन होते हैं, तब आप समझ पाए कि कौन से एक्चुअली में टफ होते हैं और कौन से एक्चुअली में ईजी होते हैं सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग रिकरेंस रिलेशन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसे हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास कोई अगर x और y के टर्म में इक्वेशन है, तो अगर x और y दोनों की पावर 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी लाइन की इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी होगा, अगर जितने भी a के टर्म है an-1 an-2 सबके पावर्स अगर 1 है और वो लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में यानी सम के फॉर्म में an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2 वैसे कुछ, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर पावर 1 नहीं है या पावर 1 है लेकिन सम नहीं है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों नॉन लीनियर। इतना आसान है समझना। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें लीनियर और नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन की, तो हम उसे कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सी टाइप्स ऑफ आरआर यानी टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन। पहला होगा दोस्तों लीनियर आरआर, जिसे हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस। ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस मतलब यानी यहाँ पर दोस्तों बात चालू है an-1 an-2 उसकी, ओके, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अर्लियर टर्म्स इन द सीक्वेंस। यानी आप किसी भी nth टर्म की फॉर्मूला बनाएंगे तो उसे जैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल a5 इक्वल्स टू a4 प्लस a3 ऐसा कुछ, हाँ। इन जनरल an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2 जो भी होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। यानी कोई भी nth टर्म की जो फॉर्मूला होगी, यहाँ पर वही बात चालू है, ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी किसी भी nth टर्म की फॉर्मूला बनाओगे और उसे रिप्रेजेंट करोगे प्रीवियस फॉर्म टर्म से, तो वो एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है आपको मालूम है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पर y और x की जगह क्या होगा, an-1 ऐसा कुछ। सो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग नॉन लीनियर की बात करें, जैसे लीनियर का एग्जांपल मैंने दिखा दिया, an इक्वल्स टू an-1 प्लस an-2। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों a की जो पावर से 1 है, राइट। यहाँ पर दोस्तों a के साथ कुछ कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो सकता था। अब वो कोफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकता था या फंक्शन भी हो सकता था, लाइक n², ओके, 2 3 भी हो सकता था, लेकिन बीच में जो है ना वो प्लस चाहिए और पावर 1 चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको नॉन लीनियर का एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप बेहतरीन समझ जाएंगे। सी दिस वन नॉन लीनियर, जिसमें आप देखेंगे ये एग्जांपल में यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर आ रहा है, an-1 का स्क्वायर प्लस an-2 का स्क्वायर, तो ये नॉन लीनियर है। इसे आप देखेंगे और इसे देखेंगे तो दोनों सेम ही है, बस बीच में यहाँ पर डॉट आ गया। तो इवन दो an-1 an-2 के पावर्स 1 है, लेकिन दोस्तों बीच में मल्टीप्लाई आ गया, इसलिए क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि लीनियर किसे कहते हैं, नॉन लीनियर किसे कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो फोकस करेंगे पहले वो लीनियर पे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में जो नॉन लीनियर है ना, इसे सॉल्व करना टफ होता है। इसमें से कोई भी ला के दे दूंगा तो उसके लिए आप सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें से कुछ ऐसे टाइप है जिसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लीनियर में, फिर लीनियर के लिए जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि लीनियर के कितने क्लासिफिकेशन है। सो दोस्तों लीनियर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। पहले मैं होमोजीनियस की बात करना चाहूँगा। दोस्तों ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो, जो भी हमने पढ़ा वो,
ठीक है, लीनियर हो प्लस उसके अंदर ऐसा कोई भी टर्म ना हो जिसके साथ सीक्वेंस का कोई टर्म ना आता हो, यानी an वाले टर्म an-1 an-2, अगर कोई ऐसा टर्म है जिसके साथ ये an-1 an-2 इन जनरल an-k ना आए तो वो नॉन होमोजीनियस होगा। अगर ऐसा टर्म नहीं है तो वो होमोजीनियस होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन देखिए। तो दोस्तों अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री के बोलिए ऑर्डर के बोलिए की बात है, इज अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म an इक्वल्स टू c1 an-1। दोस्तों यहाँ पे c1 c2 c3 जो है ना अप टू c के जो भी दिख रहा है, ये या तो रियल नंबर हो सकते हैं या तो फंक्शन ऑफ n हो सकते हैं। अगर वो कांस्टेंट है यानी रियल नंबर्स है तो उसे हम कहेंगे लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, एल्स हम कहेंगे विद कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, सो पहले हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें ये फॉर्म की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर लास्ट टर्म an-k है तो इसका डिग्री क्या रहेगा k, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि ck 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ck 0 हो गया तो डिग्री k से कम हो जाएगी, राइट। इसलिए ये कंडीशन दी गई है कि ck भाई हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक और चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर हर एक टर्म के साथ a आपको दिख रहा है। a जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं दोस्तों इन जनरल an-k की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। k मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर an-1 an-2 एंड सो ऑन। अगर कोई ऐसा हमारे पास इक्वेशन है जिसमें एक ऐसा कोई टर्म है, फॉर एग्जांपल इसके साथ है प्लस कुछ भी प्लस फंक्शन ऑफ n लाइक प्लस 5n प्लस 5n स्क्वायर, तो उसे हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे। अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों इसी का नेक्स्ट टाइप क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो सी अगला अगर हम लोग यहाँ पे टाइप बात करें, सो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दोस्तों हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, बस पूरा फंक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसके बाद प्लस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन है, यानी एक ऐसा टर्म जिसके साथ ये ए वाले टर्म ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस। दोस्तों यहाँ पर अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो जितना इसका ऑर्डर होता है ना उतने हमें इनिशियल कंडीशन देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या दिया गया है कि दिस रिकरेंस इंक्लूड्स के इनिशियल कंडीशंस। मतलब हमें अगर ए एन की फॉर्मूला उसकी पिछले के टर्म के फॉर्म में दी गई है तो हमें इनिशियली के सीक्वेंस की जो वैल्यूज है ना, के टर्म्स की वैल्यू a0 a1 a2 अप टू ak इनकी वैल्यू दी गई होगी और फिर हमें an पूछा गया रहेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इतनी वैल्यू देना क्यों जरूरी है, ये आपको थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पर वेट कीजिएगा। सो दोस्तों ये था सिंपल सा कंसेप्ट कि होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, राइट। अब हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे, जिस थ्योरम्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को, देन हम उसके बाद नॉन होमोजीनियस के ऊपर आएंगे, ठीक है। सो आज का जो पूरा वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर वो पूरा का पूरा दोस्तों बेस्ड है होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है। सो आइए मैं आपको अब थ्योरम्स की तरफ लेकर चलता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के ऊपर जो थ्योरम्स है उन्हें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर जो थ्योरम 1 है उसे देखिएगा, जो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी रिकरेंस रिलेशन होमोजीनियस टाइप का हो कुछ इस तरह का और Pn एंड Qn उसके सॉल्यूशन हो, तो देखिए क्या दिया गया है, इफ़ वी हैव दिस लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन सच दैट Pn एंड Qn आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसे समझ लेते हैं। दोस्तों Pn और Qn अगर सॉल्यूशन है तो वो An को सेटिस्फाई करेंगे, यानी अगर आप An जो है दोस्तों उसका वैल्यू, इसका मतलब है An की वैल्यू Pn है और An का वैल्यू क्या है Qn। अगर दोस्तों An की वैल्यू Pn है, अगर हम लोग ये वाला केस ले Pn वाला, तो An-1 क्या होगा, Pn-1, राइट। अगर यहाँ पे n को n-1 से रिप्लेस करो तो ये भी n-1 से रिप्लेस हो जाएगा। वैसे ही An-2 क्या होगा, Pn-2, एंड सिमिलरली इन जनरल An-k होगा Pn-k, ठीक है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इस वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ कहाँ पर, ये RHS में, तो मुझे क्या मिलेगा पता है, मुझे मिलेगा यहाँ पर An इक्वल्स टू C1 An-1 की जगह लिखूंगा Pn-1 प्लस C2 Pn-2 प्लस C3 Pn-3 एंड सो ऑन अप टू Ck Pn-k, ठीक है। तो ईच अकरेंसेस ऑफ ए को मैंने P से रिप्लेस किया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, इसका आंसर An है और An क्या है Pn। तो अगर Pn सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब An को आप रिप्लेस कर सकते हो Pn,
से। ओके, सो ये पी एन की फॉर्मूला बन गई। ये इसका एक्चुअल मतलब है कि पी एन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए एन की जगह पी एन लिख सकते हो और ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू की जगह पी एन माइनस वन, पी एन माइनस टू एंड सो ऑन इस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और इस तरह आप पी एन की फॉर्मूला इस वाले इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो ये मतलब होता है पी एन का, पी एन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए? मतलब इसमें पी एन पुट करके आप पी एन की इस तरह इक्वेशन निकाल सकते हो। सिमिलरली दोस्तों पी को क्यू से रिप्लेस करोगे तो आपको क्यू के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा पॉसिबल है तो अगर आप पी एन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, अगर आप दोस्तों पी एन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो इक्वेशन हमें दी गई है ना उसे वो सेटिस्फाई करेगा। ये हम प्रूव करेंगे, ये थ्योरम कहता है। और इवन जो क्यू एन है उसे अगर बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कुछ और कांस्टेंट से, कांस्टेंट के लिए दोस्तों कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। इवन अगर आप दोनों को सम कर दोगे ना, यानी अल्फा टाइम्स पी एन प्लस बीटा टाइम्स क्यू एन, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। सो दोस्तों अगर अल्फा पी एन सेटिस्फाई करता है इस पूरे इक्वेशन को, यानी ए एन की जगह आप अल्फा पी एन लिख सकते हैं। तो मुझे बस ये प्रूव करके दिखाना होगा कि अल्फा पी एन अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस पूरे इक्वेशन को, तो अगर आर एच एस में मैं ये वैल्यूज़ को पुट करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए ए एन का, अल्फा पी एन। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, सी कंसीडर आर एच एस इक्वल्स टू सी वन। दोस्तों ए एन माइनस वन की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अल्फा पी एन सोल्यूशन है, इसलिए एन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एन माइनस वन, यानी अल्फा पी एन माइनस वन। ओके, फिर सी टू, ए एन माइनस टू की जगह क्या लिखेंगे, इस एन की जगह एन माइनस टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा पी एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या है, सी के ए एन माइनस के। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा ए एन माइनस के की जगह ये, यानी अल्फा ए एन माइनस के, सॉरी पी यहाँ पर आएगा ए की जगह पी एन माइनस के। सो यहाँ पर दोस्तों हम अल्फा कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सी वन पी एन माइनस वन प्लस सी टू देन पी एन माइनस टू एंड अप टू सी के पी एन माइनस के। लेकिन दोस्तों आप याद कीजिए, अगर आपको याद हो, इसके पहले जस्ट मैंने बताया था ये पॉलिनोमियल किसकी है, ये पॉलिनोमियल है दोस्तों पी एन की। तो यहाँ पर आपको आर एच एस का वैल्यू मिल रहा है अल्फा पी एन सब्स्टिट्यूट करने पे, ठीक है। बट अल्फा पी एन क्या दिया गया है, ए एन, राइट, उसी से तो आपने बनाया था। ए एन अगर आपने ये कंसीडर किया था, ए एन अगर आपने ये कंसीडर किया था, उसी को कंसीडर करके दोस्तों हमने ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू ये सब निकाला, और वैसा करके पुट करने पे जो हमें ये पॉलिनोमियल मिला वो किस में रिड्यूस हो जा रहा है, अल्फा पी एन में, जो ए एन है, ठीक है। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है आर एच एस को, ठीक है। सो उसी तरह दोस्तों आप प्रूव कर सकते हैं इसे सब्स्टिट्यूट करके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर दो अलग अलग यहाँ पर सॉल्यूशन अगर पॉसिबल हो, दो अलग अलग अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हो, तो दोस्तों अगर हम उस सॉल्यूशन को सम कर दें तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है प्रूव करना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आर एच एस कंसिडर करेंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है, ये अज्यूम करके आर एच एस में पुट कर रहा हूँ, और वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो एल एच एस साइड ए एन है उसमें, जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसमें, ठीक है। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी इक्वेशन प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रही है। सो दोस्तों आर एच एस इक्वल्स टू हमारे पास है सी वन अल्फा, सॉरी ए एन माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आप खुद कर सकते हैं, सिमिलर है इसके जैसा। दोस्तों हम लोग अब जहाँ जहाँ ए एन के टर्म है ना, वहाँ इस फॉर्मूले से मतलब लिखेंगे वैल्यू। तो अगर एन की जगह एन माइनस वन है तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा बताइए, अल्फा पी एन माइनस वन प्लस बीटा पी एन माइनस वन। तो ए एन माइनस वन की जगह आ जाएगा अल्फा पी एन माइनस वन प्लस बीटा क्यू एन माइनस वन, नॉट पी, अल्फा पी एन माइनस वन प्लस प्लस बीटा क्यू एन माइनस वन। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो दोस्तों है सी टू, यहाँ पर ए एन माइनस टू की जगह क्या आएगा, अल्फा पी एन माइनस टू प्लस बीटा क्यू एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू सी के अल्फा पी एन माइनस के प्लस बीटा क्यू एन माइनस के। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर मैं p वाले टर्म एक साथ लूँगा और q वाले टर्म एक साथ लूँगा, यानी ये p वाले दिख रहे हैं ना, ये सब एक साथ ले लेते हैं, तो उससे अल्फा कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, c1 pn माइनस वन प्लस c2 pn माइनस टू एंड सो ऑन, ये वाला क्या मिलेगा, c के pn माइनस के। ओके, बड़े आसान है। देन दोस्तों वैसे ही हम लोग यहाँ पर q वाले टर्म एक साथ ले लेंगे, ठीक है। सो बीटा सबसे कॉमन निकलेगा, और ये C1 अंदर जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीटा कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 QN माइनस वन प्लस C2 QN माइनस टू एंड सो ऑन अप टू C के
क्यू एन माइनस के। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये यही क्या था, यही दोस्तों था हमारा, याद कीजिए पी एन, और ये पूरा का पूरा क्या था, यही था क्यू एन। कैसे पता चला, क्योंकि क्यू एन और पी एन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर एक अकरेंस की जगह पी और क्यू पुट करेंगे तो हमें यही पॉलिनोमियल मिलेगा ना, जो पी एन और क्यू एन का आंसर होगा, राइट। सो हमें मिल रहा है यहाँ पर अल्फा टाइम्स पी एन प्लस बीटा टाइम्स क्यू एन, राइट। बट ये क्या दिया दोस्तों, व्हाट इज दिस, ए एन, है ना। मतलब जो लेके हमने सब्स्टिट्यूट किया था हमें यहाँ पर एन में रिड्यूस होके एक्सप्रेशन मिला जो एक्चुअली में ए एन दिया गया है, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू एल एच एस। यानी ये एक्सप्रेशन जो है अगर हम सब्स्टिट्यूट करें हर एक यहाँ पर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू की अकरेंसेस की जगह एन को बस आपको रिप्लेस करना है एन माइनस वन, एन माइनस टू से, जो भी आपको यहाँ पर सफिक्स दिख रहा है दोस्तों उससे, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद रिड्यूस होने पर जो हमें एक्सप्रेशन मिलती है वो खुद यही एक्सप्रेशन मिलती है। यानी ये एक्सप्रेशन जो है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और उसी को हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ए एन ले रहे हैं ना, तो हमें आंसर लास्ट में ए एन मिल रहा है जो एल एच एस के इक्वल है। सो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको बेहतरीन समझा, मैं आपको जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये थ्योरम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट इतना है वो मैं आपको बता दूँ दोस्तों। ये जो थ्योरम है ये बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर किसी भी रिकरेंस रिलेशन के मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर पी एन क्यू एन दो सॉल्यूशन थे, तो एक्चुअली में वो सारे सॉल्यूशन को अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कंबाइन कर दोगे, जैसे अल्फा टाइम्स पी एन प्लस बीटा टाइम्स क्यू एन, यहाँ पर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, पी एन क्यू एन दो सॉल्यूशन थे, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों ये जो फाइनल आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। तो हमारा पूरा एम रहेगा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो हो सकता है एक रिकरेंस रिलेशन के मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल हो, वो सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करके आपको जनरल सॉल्यूशन बनाना होगा। कैसे कंबाइन करोगे, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके, लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी इसी का यूज हम थ्योरम नंबर 2 में करेंगे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 2 को। सो दोस्तों हमारा जो सेकंड थ्योरम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ड है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन पे। सो देखिएगा थ्योरम को जो कह रहा है, अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन हो कुछ इस टाइप का, तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों होगा ए एन इक्वल्स टू आर रेज टू एन। ओके, तो इसे दोस्तों मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैं इंडायरेक्टली आपको प्रूव करके बताऊँगा। सो देखिए कैसे इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। सो अगर ए एन इक्वल्स टू आर रेज टू एन इसका सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर ए एन की जगह आर रेज टू एन पुट करेंगे तो आप आर एच एस साइड क्या पुट करेंगे, आर एच एस साइड दोस्तों ए एन माइनस वन की जगह हम पुट करेंगे आर रेज टू एन माइनस वन, राइट ना। क्योंकि अगर ए एन आर रेज टू एन है तो ए एन माइनस वन क्या होगा, सिर्फ एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करो। वैसे दोस्तों इस ए एन माइनस टू की जगह क्या लिख सकते हैं, आर रेज टू एन माइनस टू, ठीक है। सो अगर मैंने ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली में कि ये इसके इक्वल है, अगर ऐसा है तो आर रेज टू एन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, एकदम ईजी। सो दोस्तों अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका आंसर आर रेज टू एन है तो सारा सोल्यूशन हो गया, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए मैं कंसीडर करूँगा आर एच एस को। तो आर एच एस हमारे पास है सी वन आर रेज टू एन माइनस वन प्लस सी टू आर रेज टू एन माइनस टू। तो एक काम करता हूँ मैं आर रेज टू एन माइनस टू दोस्तों कॉमन ले लेता हूँ। सो आर रेज टू एन माइनस टू मैं कॉमन ले लेता हूँ ये पूरे इक्वेशन से। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सी वन आर प्लस सी टू, राइट। अब दोस्तों मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो रिलेशन है ये वैलिड है n इक्वल्स टू 2 के लिए, और उससे बड़े के लिए मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल होंगे। नहीं समझा, जैसे इंडक्शन हम प्रूव करते हैं ना कि मान लिया ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर n इक्वल्स टू 2, ये अज्यूम करने के बाद ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये अज्यूम करेंगे कि ये फॉर्मूला n इक्वल्स टू 2 के लिए वैलिड है, ओके। तो अगर मैं n इक्वल्स टू 2 के लिए, देखो एकदम सिंपल सा है, n इक्वल्स टू 2 के लिए वैलिड है, वो लेकर मैं ये प्रूव कर दूंगा इन जनरल n इक्वल्स टू 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू रहा तो उसके लिए ये वैलिड होगा। वही चीज़ यहाँ पर मैं प्रूव करने वाला हूँ जैसे हम इंडक्शन में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर n की जगह मैं अगर 2 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन इंटू आर रेज टू 2 माइनस वन, यानी कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर हमें r प्लस सी टू, यहाँ पर कितना मिलेगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो आर रेज टू 0 1 होता है। तो दोस्तों सी वन आर प्लस सी टू का आंसर क्या आया, आर स्क्वायर, यानी इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर। सो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा आर रेज टू एन माइनस टू इंटू आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर रेज टू एन विच इज इक्वल टू वॉट, एल एच एस, ठीक है। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं कि r की वैल्यू क्या है, राइट। तो r की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम यहाँ पर अब सीखेंगे।
सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि r रेज टू n इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि r की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो अब हम देखेंगे फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ r। सो दोस्तों हमारे पास इक्वेशन है लीनियर, जो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है, जस्ट वेट। सो जो हमने और कंसीडर किया इक्वेशन वो है an इक्वल्स टू c1 an माइनस वन प्लस c2 an माइनस टू, ठीक है, क्योंकि दोस्तों r रेज टू n सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसलिए an की जगह मैं पुट कर सकता हूँ r रेज टू n, और an माइनस वन की जगह r रेज टू n माइनस वन, देन an माइनस टू की जगह r रेज टू n माइनस टू, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँ तो मुझे मिलेगा r रेज टू n माइनस c1 r रेज टू n माइनस वन प्लस c2 माइनस, यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन आएगा, c2 r रेज टू n माइनस टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मैं सबसे कॉमन ले लेता हूँ r रेज टू n माइनस टू। r रेज टू n माइनस टू दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, अगर हम लोग r रेज टू n माइनस टू कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस सी आर माइनस c2 इक्वल्स टू 0। सो दोस्तों r तो 0 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, r एग्जिस्ट करता है, r इज़ नॉट 0। सोल्यूशन an का वैल्यू हमने r रेज टू n पुट किया ना, तो r 0 नहीं है। सिंस r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर r रेज टू n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। n यहाँ पर दोस्तों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो देयरफॉर ये इसे 0 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर r स्क्वायर माइनस c1 r माइनस c2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। सो दोस्तों ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसके जो रूट्स आएंगे वो r की वैल्यू होगी, यानी ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2, तो इसके दो रूट्स आएंगे दोस्तों r1 एंड r2, यानी r1 एंड r2 अगर आप r की जगह पुट करोगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा आपको an इक्वल्स टू r रेज टू n सोल्यूशन है, राइट। तो अगर मैं r की वैल्यू पुट करूँ, r की क्या क्या वैल्यू निकली, r1 एंड r2, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा, ठीक। सो इसलिए मैं कह सकता हूँ an इक्वल्स टू r1 रेज टू n एंड an इक्वल्स टू r2 रेज टू n, ये दोनों के दोनों सोल्यूशन होंगे, राइट। तो अब इसके पहले का दोस्तों थ्योरम लगाइए, जो थ्योरम नंबर 1 मैंने बताया कि अगर मेरे पास दो सोल्यूशन है तो दोनों को अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी सोल्यूशन होंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सम करूँ तो वो भी सोल्यूशन होंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि an इक्वल्स टू सम कांस्टेंट से p1 टाइम्स r1 रेज टू n प्लस सम अदर कांस्टेंट p2 टाइम्स r2 रेज टू n, ये भी सॉल्यूशन होगा। अगर ये दो सॉल्यूशन है दोस्तों तो ये भी सॉल्यूशन होंगे बाय प्रीवियस थ्योरम, तो ये दोस्तों कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब दोस्तों इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आपको अब बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। सो दोस्तों सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर हमारे पास है उसमें हमें दिया गया है an इक्वल्स टू an माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ an माइनस टू, एंड हमें a नॉट और a1 की वैल्यू दी गई है, जिसका यूज़ हम देखेंगे किस चीज़ के लिए किया जाता है, और हमें सोल्यूशन पूछा गया है। तो जैसा हमें पता है ये लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, an इक्वल्स टू r रेज टू n। सो आप क्या करेंगे एग्जाम में, कुछ भी रट्टा नहीं मानना है, r रेज टू n यहाँ पे पुट करना है। सो वी हैव r रेज टू n इक्वल्स टू an की जगह r रेज टू n पुट किया, तो an माइनस वन की जगह क्या पुट होगा, r रेज टू n माइनस वन। अगर आप एकेडमिक्स के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप एग्जाम में दिखेंगे कि सिंस गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन, सो देयरफॉर an इक्वल्स टू r रेज टू n विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओके। जो भी इक्वेशन बोलने से अच्छा दोस्तों यहाँ पर हम रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन जैसा दिख तो रहा है बट इसे हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, क्योंकि रिलेट कर रहा है ना, ठीक है। इक्वेशन बोला तो भी गलत नहीं है। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो दोस्तों अगर हम लोग an माइनस वन की जगह r रेज टू n माइनस वन पुट करें और यहाँ पर an माइनस टू की जगह क्या पुट करेंगे, r रेज टू n माइनस टू, ठीक। सो देयरफॉर वी विल गेट, अब अगर हम लोग सारा टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, rn माइनस r रेज टू n माइनस वन माइनस टू r रेज टू n माइनस टू इक्वल्स टू 0, और r रेज टू n माइनस टू अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस r माइनस टू ओनली इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, बस यहाँ पर ये 0 तो नहीं होगा, ये 0 होगा, r स्क्वायर माइनस r माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि आप डायरेक्टली an को रिप्लेस करो r स्क्वायर से, an माइनस वन को r से, और an माइनस टू को सिंपली हटा देना है, ठीक है।
तो आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर याद करने की जरूरत नहीं, सीधा r⁻n पुट करो, जहाँ जहाँ an है, an-1 है तो पावर को मतलब n को n-1 कर दो, n-2 है तो पावर को n-2 कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है। सो दोस्तों ये हमारे पास हो गया क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी सॉल्यूशन क्या होगी, फैक्टर कीजिए, r² - 2r + r - 2 = 0। तो r - 2 एंड देन क्या बनेगा दोस्तों, r + 1, राइट। सो r - 2 एंड r + 1 ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं, = 0। तो r = दोस्तों मिलेगा हमें 2 एंड -1, राइट। सो देयरफॉर एक r की वैल्यू दोस्तों हमें मिली, जिसे मैं r1 कहता हूँ 2, और दूसरे r की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगी -1। ठीक है। सो अब दोस्तों अगर दो रूट बन गए तो इसलिए सॉल्यूशन जो होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे दोस्तों ये आप कह सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑल्सो, जनरल सॉल्यूशन बोल दीजिए या आप कह लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों कंप्लीट की जगह कहीं कहीं वर्ड यूज़ किया रहेगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सम कांस्टेंट अल्फा, कुछ भी नाम दे सकते हो कांस्टेंट का। सो अल्फा टाइम्स फर्स्ट रूट जो r1 है वो r⁻n प्लस बीटा टाइम्स सेकेंड रूट जो है वो r⁻n, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। इतना आसान है, मतलब पॉलिनोमियल सॉल्व करना है, रूट लगाना है और ये फॉर्मूले में सिंपली पुट कर देना है। तो हमें मिलेगा अल्फा टाइम्स r1 की वैल्यू दोस्तों क्या है 2, तो 2r⁻n प्लस बीटा टाइम्स r2 की वैल्यू क्या है -1, सो -1r⁻n। तो ये दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन, लेकिन अल्फा बीटा नहीं पता, उसके लिए दोस्तों हमें ये दिया गया है। ठीक है। सो अब मुझे बताइएगा जस्ट कि अगर a0 और a1 की वैल्यू दी गई है तो हम अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे। सो मैं सारा कैलकुलेशन रफ कर देता हूँ। हमें an का दोस्तों सॉल्यूशन मिला अल्फा टाइम्स 2r⁻n प्लस बीटा टाइम्स -1r⁻n। तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि a0 दिया गया है ना, तो n अगर 0 पुट करें तो a0 = अल्फा 2r⁻0 1 होगा, -1r⁻0 भी 1 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा = a0। a0 कितना दिया गया दोस्तों 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 2, राइट। वैसे दोस्तों अगर हम लोग 1 पुट करें तो a1 = मिलेगा अल्फा 2r⁻1 यानी 2, यहाँ पे -1r⁻n माइनस हो जाएगा तो माइनस बीटा। a1 कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो 7 = हमें मिलेगा 2 अल्फा माइनस बीटा। सो अगर दोस्तों हम दोनों को सम कर दें तो हमें मिलेगा 3 अल्फा = 9, यानी अल्फा का आंसर आया 3। अल्फा दोस्तों 3 आया, कहीं पर भी पुट कीजिए, यहाँ अल्फा अगर 3 पुट करें 3 यहाँ जाएगा तो बीटा कितना आएगा -1, यानी अल्फा आया 3 और बीटा -1। सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो हमें दोस्तों an का फॉर्मूला मिलेगा अल्फा की जगह 3, सो 3 × 2r⁻n, बीटा की जगह -1, सो -1r⁻n। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। अब समझे क्यों दो कंडीशन दी गई है। दोस्तों अगर ऑर्डर यहाँ पर 2 हो तो आपको दो कंडीशन इनिशियल देना होगा, तभी आप वो कांस्टेंट निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर डिग्री इनडायरेक्टली k हो, डिग्री या ऑर्डर k हो, तो हमें k इनिशियल कंडीशन देनी पड़ेगी ताकि मैं उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकूं। तभी मैं जनरलाइज करूंगा ये थ्योरम को k ऑर्डर के लिए। अभी तो मैंने सिर्फ ऑर्डर 2 के लिए बताया। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।